हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, यानी कि बाज़ार मूल्य एवं सामान्य मूल्य। इसमें नंबर ए आता है पहले, मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस, यानी कि बाज़ार मूल्य का अर्थ। सुनिए, इसमें बाज़ार मूल्य वह मूल्य है जो बाज़ार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के अस्थायी संतुलन द्वारा तय होता है। बाजार मूल्य दिन में कई बार परिवर्तित होता है क्योंकि मांग एवं पूर्ति के संतुलन बनते बिगड़ते रहते हैं। प्रायः यह प्रश्न किया जा सकता है कि बाजार मूल्य बाजार में कितनी देर तक प्रचलित रह सकता है। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि यह अवधि मांग पूर्ति की शक्तियों के संतुलन के ऊपर निर्भर करेगी। मान लीजिए मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में संतुलन स्थापित हो चुका है और उस संतुलन को बाह्य प्रभाव तोड़ नहीं सकते हैं, तो मूल्य के स्थिर रहने की अवधि कुछ अधिक होगी। यदि संतुलन बनते बिगड़ते हैं तो बाजार मूल्य की अवधि क्षणिक भी हो सकती है। बाजार मूल्य में वस्तु की पूर्ति उसके स्टॉक के ऊपर निर्भर करती है। समय इतना कम रहता है कि पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। मूल्य के निर्धारण में पूर्ति पक्ष निष्क्रिय और मांग पक्ष सक्रिय रहता है। संक्षेप में बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का ही सबल हाथ होता है। प्रतियोगिता की दशा में बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव दीर्घकालीन मूल्य अर्थात सामान्य मूल्य की ओर बढ़ने की होती है। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य का निर्धारण। बाजार मूल्य में दो प्रकार की वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की समस्या है। नंबर 1 है रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटीज़, यानी कि पुनरुत्पादनीय वस्तुएं, और नंबर 2 है नॉन रिप्रोडक्सिबल कमोडिटीज़, यानी कि निरुत्पादनीय वस्तुएं। तो पहले है रिप्रोड्यूसिबल कमोडिटीज़, पुनरुत्पादनीय वस्तुओं के बारे में सुनिए। पुनरुत्पादनीय वस्तुएं वे हैं जिनका उत्पादन बार बार हो सकता है, जैसे गेहूं, चावल, दालें, कपड़ा, लोहा, फर्नीचर, घड़ी, हरी सब्जी, दूध, दही आदि। अर्थशास्त्रियों ने पुनरुत्पादनीय वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है शीघ्र नष्ट होने वाली तथा निरुत्पादनीय वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। यहाँ हमने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक साथ ले लिया है क्योंकि दोनों प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है। इसमें नंबर आ है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, जैसे मांस, मछली, फल, हरी सब्जी, दूध, दही आदि। एक समय विशेष में जब किसी बाजार में ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए लाया जाता है तब उन्हें उसी दिन बेचना होता है, क्योंकि दूसरे दिन ये वस्तुएं सड़ गल कर नष्ट हो जाएंगी। पूर्ति करने से पूर्व ही इन वस्तुओं का बाजार उठ जाता है। नंबर 2 है निरुत्पादनीय वस्तुएं, यानी कि निरुत्पादनीय वस्तुओं की पूर्ति भी यथास्थिर रहती है क्योंकि इन वस्तुओं की पूर्ति बार बार नहीं की जा सकती हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन स्रोत समाप्त हो चुके होते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति रेखा खड़ी होगी, जैसा कि चित्र नंबर 1 में स्पष्ट किया गया है। चित्र में SM पूर्ति रेखा है जो कि E2 बिंदु पर के बाद M तक E2 बिंदु के बाद M तक टूटी हुई है। चित्र में OP1 सुरक्षित मूल्य है। OP1 सुरक्षित मूल्य है। माना सुरक्षित मूल्य उत्पादन लागत के बराबर है। वस्तु की मांग D1 है। मांग और पूर्ति का साम्य E1 पर है। इसलिए वस्तु की कीमत OP2 तय होती है। अब यदि मांग घटकर DD होती है तो नया संतुलन E के बिंदु पर प्राप्त होता है, जहां वस्तु का मूल्य OP निर्धारित होता है। E बिंदु पर होता है और इस पर OP। अब यदि वस्तु की मांग पुनः घटकर D2 होती है तो मांग पूर्ति का नया संतुलन E2 होगा। ये E2 है नया संतुलन, और मूल्य घटकर OP3 हो जाएगा। OP3
हो जाएगा। चित्र OP1 सुरक्षित मूल्य है, जिससे कम पर विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार नहीं होता और वस्तु की पूर्ति को शून्य बना देता है। अब नंबर सेकंड आता है शीघ्र नष्ट न होने वाली या टिकाऊ वस्तुओं का बाजार मूल्य निर्धारण। इसमें सुनिए, यदि वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली ना हो तो उन्हें 2-4 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इन वस्तुओं के विक्रेता उन्हें सुरक्षित कीमत से नीचे नहीं बेचते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं के शीघ्र नष्ट होने की संभावना कम रहती है। इस प्रकार इन वस्तुओं की पूर्ति रेखा निम्नतम व उच्चतम मूल्य के बीच बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती है तथा उच्चतम मूल्य बिंदु E2 के बाद लंबवत यानी कि वर्टिकल हो जाती हैं। ऐसी पूर्ति की दशा में मांग बढ़ने पर पूरी वस्तुएं बेच दी जाएंगी और मांग के घटने पर वस्तुएं रोक दी जाएंगी। उपयुक्त व्याख्या को चित्र नंबर 2 से स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र में S, E2, S1, E2, S1 जैसे रखे हैं। पूर्ति वक्र हैं। DD मांग वक्र, DD कौन सी है? DD मांग वक्र पूर्ति वक्र को E1 पर काटता है। इस E1 पर देखो मिल रहा है, E1 पर काटता है। अतः संतुलन मूल्य OP1 जब E पर काटता है तो इधर सामने इसका क्या हो गया? OP1 हुआ। इस मूल्य पर विक्रेता ON1 बीच वाली है मात्रा बेचता है और N1N मात्रा बचाकर रख लेता है। यदि मांग बढ़ाकर D1 होती है तो मांग पूर्ति का नया संतुलन E2 D1 के ऊपर ये E2 आ रहा है, E2 पर होगा और मूल्य बढ़कर OP2 होगा। इस मूल्य पर वस्तु की पूरी ON मात्रा बिक जाती है। माना किन्हीं कारणों से वस्तु की मांग बढ़कर D2 होती है, तब मांग पूर्ति का नया संतुलन E3 है। फलतः इस संतुलन पर वस्तु का मूल्य बढ़कर OP3 होगा और वस्तु की पूर्ति पूर्वत ON ही बिकेगी, जबकि विक्रेता के लाभ में वृद्धि होगी। यदि मांग घटकर D3 होती है तो मूल्य घटकर OP होता है। घटकर OP होगा। इस मूल्य पर विक्रेता केवल N2 मात्रा को बेचेगा, शेष N2N को बचाकर रखेगा। OS या इससे कम मूल्य पर वस्तु की बिक्री बंद कर दी जाएगी। OS निम्नतम मूल्य अथवा सुरक्षित मूल्य है जिस पर विक्रेता अपनी वस्तु की कोई पूर्ति विक्रय के लिए प्रस्तुत नहीं करता। अब नंबर B आता है मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस। इसमें सुनिए, यानी कि सामान्य मूल्य का अर्थ और इसका निर्धारण। दीर्घकाल में मांग और पूर्ति के बीच संतुलन द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है उसे सामान्य मूल्य कहते हैं। सामान्य मूल्य निर्धारण में निम्न 3 बातें उल्लेखनीय हैं। नंबर 1 है समय की पर्याप्तता। उत्पादकों के पास इतना समय होता है कि वे वस्तु की पूर्ति को वस्तु की मांग के अनुकूल कर सकते हैं। दीर्घकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपशिष्ट हो जाता है। वस्तु की मांग बढ़ने के साथ उद्योग में नई फर्में प्रवेश करती हैं और मांग के घटने पर फर्में उद्योग से बाहर हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मांग के बढ़ने घटने पर वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। नंबर 2 सामान्य व टिकाऊ प्रभावों की पर्याप्तता। अति अल्पकालीन व अल्पकालीन बाजार में वस्तु के मूल्य निर्धारण में अस्थायी शक्तियाँ कार्य करती हैं, इसलिए बाजार मूल्य स्थायी नहीं होता है। सामान्य मूल्य स्थायी
व टिकाऊ प्रभाव कार्य करते हैं, इसलिए इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। दीर्घकाल में अस्थायी शक्तियाँ एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं और मूल्य निर्धारण में केवल स्थायी शक्तियाँ ही कार्य करती हैं। नंबर 3 है पूर्ति का प्रभाव अधिक। दीर्घकालीन मूल्य निर्धारण में मांग की अपेक्षा उत्पादन लागत पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर तय होता है। इस व्याख्या को चित्र नंबर 3 से स्पष्ट किया गया है। दीर्घकाल में मांग पूर्ति का संतुलन ई बिंदु पर है। यहाँ वस्तु का मूल्य OP तथा NE है। OP तथा NE है। इस मूल्य पर वस्तु की मांग ON बराबर वस्तु की पूर्ति ON है। बिंदु E मांग रेखा पर है, इसलिए EN सीमांत उपयोगिता है। क्योंकि E बिंदु पूर्ति रेखा पर भी है, इसलिए EN सीमांत लागत को भी बताता है। स्पष्ट है कि सामान्य मूल्य EN सीमांत उपयोगिता व लागत दोनों के बराबर है। अतः सामान्य मूल्य बराबर सीमांत लागत बराबर सीमांत उपयोगिता। माना वस्तु का मूल्य बढ़कर N1E4 है, तो यह N1E3 सीमांत लागत से अधिक है। इससे विक्रेताओं को लाभ अधिक होगा और वे पूर्ति को बढ़ाएंगे। अतः वस्तु की पूर्ति ON1 से बढ़ जाएगी। उत्पादन के बढ़ने से वस्तु का मूल्य घटेगा और घटकर फिर से सामान्य मूल्य NE के बराबर हो जाएगा। यदि मूल्य N2E1 है तो इसका अर्थ हुआ कि यह मूल्य सीमांत लागत N2E2 से कम हुआ, अतः विक्रेताओं को हानि होगी और वे उत्पादन को घटाएंगे। उत्पादन अथवा पूर्ति के घट जाने से मूल्य में वृद्धि होगी और मूल्य बढ़कर फिर से NE सामान्य मूल्य के बराबर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।